पहला क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है। नहीं है टफ? चलो फिर, ये तो नहीं लगा कि कुछ तो होगा। लगा था। दोबारा पढ़ लो एक बार। चलो 52, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस हमेशा क्या होती हैं? फास्ट। तो क्या हम इनकी काइनेटिक स्टडी करते हैं? काइनेटिक्स स्टडी होती है केवल मॉडरेट रेट वालों की, ना फास्ट की ना वेरी स्लो की, ठीक है ना। तो इन सब की काइनेटिक स्टडी नहीं होती। 53 सही है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब जो कर्व में पीक दिखाते हो वही ना, उसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हो। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक तरह से ना, तो इसकी एनर्जी को, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड। और ये हो गई रिएक्टेंट की। इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है। बैकवर्ड की कहना हो तो क्या कह सकते हो? थ्रेशोल्ड माइनस किसकी? प्रोडक्ट की। ये ईपी है और ये ईआर है। बताइए। 54 आसानी है। 55 हो गया। कितना लिखा है? तो गलत है आंसर। मतलब इनकम्प्लीट ही है। अच्छा एक, अच्छा है तो इनकम्प्लीट हो गया ना फिर वो। हाँ, इनिशियल दिया ही नहीं है ना, तो फिर यही करोगे 32। अगर ऐसा है तो आंसर विल बी 32। पक्का वही होगा, पक्का वही होगा। कुछ भी लेकिन नहीं होता। गलत तो गलत ही है, लेकिन आंसर भी यही होगा, ये भी पक्का है। तो उसमें कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं है, उसमें सुनने लायक कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं लिखा है मतलब वो वही लिखना चाह रहा है, वो अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। अल्फा इक्वल टू, हाँ वही होगा। अल्फा की पावर क्या कहते हो? डेल्टा टी बाई 10 ना। मतलब 10 डिग्री के कितने स्लॉट बनेंगे? तो 50 डिग्री टेम्परेचर चेंज मानोगे तुम सीधे। 50 डिग्री टेम्परेचर चेंज मानोगे तो सीधे क्या बोलोगे? 2 की पावर 5 K2 बाई K1 जो होता है वो यही होता है कि अल्फा की पावर डेल्टा टी बाई 10। तो यही माना जाएगा, कोई और चांस नहीं। 156 के देखते ही समझ में आ गया क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा उसने। 157 ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या कह रहा है? रिड्यूस टू 1/4 इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन। सही है। हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इन जनरल क्या कहते हो? A0 टू द पावर 1 माइनस n के ना। जीरो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर तो टिप्स पे होना ही चाहिए। जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली, फर्स्ट के लिए इंडिपेंडेंट और सेकेंड ऑर्डर के लिए इन्वर्सली। और बाकी कुछ भी अगर हो तो A0 की पावर 1 माइनस n लगाओ, उससे निकाल सकते हो रेशियो करके n की वैल्यू। 158 हो गया। तो रेशियो लगाना था ना। जब भी एक टाइम देकर दूसरा टाइम पूछे तो हमेशा क्या कर दो? रेशियो। ये 2.303 बाई K वाला काम खत्म हो जाता है। तो ऊपर क्या निकालना था तुम्हें? 99.9%। नीचे क्या दिया था? हाफ लाइफ। ये कैंसिल हो गया ना ऊपर नीचे, तो सीधे रेशियो लगा दिया करो। लॉग इनिशियल कितना? 100, फाइनल कितना? 0.1। और हाफ लाइफ के लिए लॉग इनिशियल कितना? 100, फाइनल कितना? 50। तो ये 2.303 बाई K की कैलकुलेशन उड़ जाएगी। जब भी हाफ लाइफ देके कुछ पूछा जाए, मतलब 2 टाइम का रेशियो है वो, रेशियो करके कर दोगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो लॉग 1000 कितना? 3, और लॉग 2 कितना? 0.3। और अप्रॉक्सीमेटली 10 है, एग्जैक्ट 10? अप्रॉक्सीमेटली 10, क्योंकि लॉग 2 तो 0.301 होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10। तो 10 टाइम्स ऑफ व्हाट? 45 मिनट्स, मतलब 450 मिनट्स। घंटा तो बना ही लोगे। 159, 160। कोई प्रॉब्लम है? आसान है, यूनिट का खेल है बस। यूनिट का ही तो खेल है कि यूनिट देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए था कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो R इक्वल टू K इंटू N2O5। मेन बात ये थी क्वेश्चन में, ये नहीं कोफिशिएंट देख के स्क्वायर कर दिया सीधे।
कुछ तो लोगों ने करा ही होगा। ऑप्शन था बोला था, ऑप्शन नहीं था तो घटिया क्वेश्चन था। एक पसंद का ऑप्शन तो होना चाहिए। तो देख समझ में आ गया करना क्या था। रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ए की पावर 1। तो रख ही लोगे 6। बोलो सर इसमें कोई फर्स्ट ऑर्डर मतलब रटने भी है कौन से? तो जो तुम्हें लिखे हैं वो रटने, कॉपी में लिखे हुए N2O5 का डिकम्पोजिशन, अमोनियम नाइट्राइट, इनका डिकम्पोजिशन, ये सब क्या थे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थे। तो जो लिखे हुए हैं वो रट रही है। 161 लगा लिया फार्मूला। लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.3R 1 बाई माइनस 1 बाई 500। E कितना है? 4606 R उड़ गया तो ऊपर कितना हो गया? 2000। और इनका एलसीएम भी कितना? 2000। तो 5 माइनस 4। कैलकुलेशन तो आसान दी थी। हाँ, उम्मीद मत करना इतनी आसान आएंगी। आती नहीं इतनी आसान। तो क्या हो गया? लॉग 10 K2 बाई K1 इक्वल टू 10 हो गया, 1 का एंटी लॉग। तो K1 दिया था कितना? 10 पावर 5 इंटू 10 उधर चला जाएगा तो 10 पावर माइनस 4 62। ठीक है ना। पुअर मतलब पुअरेस्ट, अंडरस्टूड है, मैंने पढ़ लिया था, मैंने जानबूझ के चेंज नहीं किया। पुअर मतलब क्या? इनमें से सबसे कम। तो ऑब्वियसली सेकंड तो आइन ही नहीं बना रहा है, तो सबसे पुअर तो ही वही। सबसे ज़्यादा कहता तो थर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइंस बनेंगे उसी में ही। 163 सही है। Fe2 प्लस है और D6 Fe2 प्लस मतलब 3D6, तो 3D6 है और ऑक्टाइडल है। तो चेक करोगे कि लो स्पिन या हाई स्पिन, तो ऑब्वियसली 3D6 साइनाइड दिखते ही समझ में आ ही जाता है लो स्पिन है, मतलब T2G6 हो गया, कन्फिग्रेशन हो गया। तो T2G6 मतलब इनर ऑर्बिटल हो गया, सब हो ही गया। 64 आसान है। हाईएस्ट पैरामीटर तो पहला क्या है? CR3 प्लस। CR3 प्लस मतलब 3D3। D3 में कुछ सोचना तो होता ही नहीं है। क्या होता है? 3 अनपेड हो गए सीधे, तो इसमें 3 हो गए। दूसरा क्या है? Fe2 प्लस 3D6 लेकिन हाई स्पिन। लो स्पिन का तो कोई केस नहीं है ना, मतलब हाई स्पिन हो गया ये। और हाई स्पिन हो गया तो कितने अनपेड? 4 अनपेड। बस लो स्पिन में ही चेंज होते हैं, बाकी में जो डायरेक्ट जानते हो वो डायरेक्ट लिख देते हो। ऐसे ही Cu2 प्लस मतलब 3D9, सोचना ही बेकार है, एक अनपेड हो गई। और Zn2 प्लस सोचना ही बेकार है, 3D10 है, तो डायमेटिक ही हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट सेकंड में हो गया 66। बस मतलब पता होना चाहिए था। पूछा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब 1 अपॉन करना था बस। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का उल्टा ही होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। बोलो सर इन जनरल बीटा का मतलब हमेशा स्टेबिलिटी। बिल्कुल, सिंबल ही वही डिफाइंड है। फिर डिसोसिएशन का भी सिंबल नहीं, इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख सकता है बस, सिंबल नहीं डिफाइंड। 167 168 सही है। NiCO4 मतलब निकल पे 0 मतलब 3D8 4s2 मतलब 3D, तो 3D10 मतलब लो स्पिन हाई स्पिन से कोई मतलब नहीं है। तो सीधे क्या हो गया? sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। दूसरा क्या है? Ni+2 है, Ni+2 है, 3D8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में अगर 3D8 आ रहा है तो हमें देखना होता है लो स्पिन या हाई स्पिन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो D8 D9 D10 में नहीं देखते हम, केवल D4 D5 D6 और D7 में देखते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेनली तुम्हें एक ही जगह देखना होता है, किसमें? D8 में। तो D8 में लो स्पिन हाई स्पिन सोचोगे तो दिख रहे हैं दोनों, 4D 5D कुछ नहीं है, लिगेंड भी वीक ही है, मतलब कौन सा केस है? हाई स्पिन ही है।
तो हाई स्पिन है तो ये भी टेट्राहेड्रल हुआ। बस ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। NiCO4 क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। वहाँ तो दोनों ही टेट्राहेड्रल, लेकिन ये तो डायमैग्नेटिक है और ये क्या होगा, पैरा, दो अनपेयर्ड। 169 नॉट कलर्ड, मतलब फिर से कन्फिग्रेशन कैडमियम 2+, वैसे देखते ही समझ में आ गया होगा। कैडमियम तो जिंक वाला हो गया, +2 मतलब 3D 10। रटा हुआ एग्जाम्पल तो नहीं था, रटा हुआ D10 का कौन सा था, Cu2O। कलर्ड वाला रटते हैं ना एक्सेप्शन, Cu2O। रटा हुआ नहीं है तो ऑब्वियस बात है D10 देखते ही क्या बोल सकते हो, कलरलेस। पहला वाला तो Cu+2 है, थर्ड वाले में आयरन +2 मतलब D6, फोर्थ वाले में आयरन +3 मतलब D5। तो सेकेंड डी होगा आंसर, 4D10। बोलो क्यों देखेंगे तो तुम्हारे हिसाब से क्यों देखेंगे, मेरे हिसाब से देखेंगे। मैंने क्या लिखवाया है कि पहले D0 और D10, वो ऑप्शन ना हो तो D8 लो स्पिन और D6 लो स्पिन। जब D10 ऑप्शन है तो तुम नहीं देखोगे, D10 ऑप्शन नहीं होता तो इस पे जाते। सेवेंटी 71 70 में कोई प्रॉब्लम, हाँ। मेटल कार्बोनिल सारे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड फिर फिक्स है। 71 A3B3 है तो आसानी था। कौन से कहते हैं, स्फैक और फेशियल मेरिडोनल, तो दो ही हो गए। 72 समझ में आ गया। चार्ज भी सबसे ज़्यादा और लिगेंड भी सबसे अच्छा, दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं। चार्ज +3 और भी एक आध जगह, लेकिन लिगेंड भी और चार्ज दोनों बातें यहाँ मैच कर रही हैं, इसीलिए बेस्ट इनमें से कौन है, फोर्थ का प्रॉब्लम। 73 मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो बोलना शुरू करो। पहले में कितने आइसोमर्स, सबसे पहले क्या सोचोगे, स्ट्रक्चरल, तो कोई है ही नहीं। तो फिर क्या सोचोगे, स्टीरियो। पहले क्या, ज्योमेट्रिकल कितने हो गए, 2। और ऑप्टिकल कोई नहीं होता इनमें से। ऑप्टिकल मोनोडेंटेड में हम सीधे क्या याद रखते हैं, A2B2 C2 वाला सेस, ठीक है ना। मेन हमारा मोनोडेंटेड में वही पूछा जाता है, A2B2 C2। उससे पहले A3B3 A4B2 इन सब में ऑप्टिकल नहीं होती है। तो पहले में बस 2 ज्योमेट्रिकल होंगे। दूसरा क्या है, AAB4। आयनाइजेशन वगैरह तो बन ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि आगे आयन कुछ दिया ही नहीं है, तो मतलब स्ट्रक्चर बनाने लायक तो फिर से नहीं हो। तो बस क्या सोचोगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। तो AAB4 ज्योमेट्रिकल नहीं होगा ना, क्योंकि तुम फोकस किस पे करोगे, पेयर पे। पेयर वाला तो A है, वो तो 4 है। तो A को तो तुम एंटी या ट्रांस लेके जा ही नहीं सकते, मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। और ऑप्टिकल में हमने रटा ही नहीं है। ऑप्टिकल तो कम से कम 3 या तो तीनों हो बाइडेंटेट, या 2 बाइडेंटेट का कौन सा, सिस, A2B2 या A2BC वाला केस। और अगर A एक ही है तो फिर बाकी दोनों 2 होने चाहिए, AAB2 C2, जैसे A2B2 C2, वैसे ही AAB2 C2 का भी सिस आइसोमर क्या शो करेगा, ऑप्टिकल। अगर होना है एक बाइडेंटेट वाला तो यही बोलेगा, वरना तो या तो 3 बाइडेंटेट या 2 बाइडेंटेट हैं तो पक्का ऑप्टिकल होती है। ऐसे ही रटे हो, वो तो रट नहीं है, वरना बैठ के डिजाइन बनाते रहना। किसी ने डिजाइन बना के चेक करें, गुड। नेक्स्ट क्या था, थर्ड में क्या है, थर्ड की ज्योमेट्री चेक करोगे या नहीं करोगे, वैसे कुछ है ही नहीं तो ज्योमेट्री चेक करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे ज्योमेट्री क्या है थर्ड की, थर्ड की ज्योमेट्री क्या है, Ni2+ है, 3D8 मतलब लो स्पिन हाई स्पिन सोचना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्या है, लो स्पिन है, मतलब क्या है, स्क्वायर प्लेन है, लेकिन कोई आइसोमर तो बनेगा नहीं। फोर्थ में क्या है, A2B4। पहली बात तो फोर्थ में सबसे पहले तो लिंकेज आ जाएंगे, तो कितने लिंकेज आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब हर एक में ज्योमेट्रिकल सोचोगे तो A2B4 है,
तो ऑब्वियसली कितने ज्योमेट्रिकल? 2। ऑप्टिकल तो कोई होगा नहीं, तो हर एक से 2 क्या हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल। मतलब टोटल 6 आइसोमर हो गए, तो 6 हो गए। 74 पहला पैरामैग्नेटिक तो ही शायद है ना। कितने अनपेयर्ड है? तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +1 है, तो ऑब्वियसली कितने अनपेयर्ड आएंगे? 3। 3d6 4s2, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 3d6 4s1 मतलब 3d7 हो गया, तो 3 अनपेयर्ड हो गए। 75 2 अनपेयर्ड ढूंढने हैं ना। 2.82 bm मतलब 2 अनपेयर्ड। तो पहला तो अभी पीछे चेक करा ही था। NiCO4 तो डायमैग्नेटिक ही है। NiCl4 2- देखते ही काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Ni+2 और हाई स्पिन का केस है 3d8 हाई स्पिन मतलब 2 अनपेयर्ड रहेंगे। यही हो गया आंसर। 76 रटा ही होगा, 76 रटा हुआ था ना। हाँ 77 सही है। log XYM इक्वल टू क्या होता है? K P की पावर, log ले लोगे तो log XYM इक्वल टू log K प्लस 1/n log P। यही होगा ना। तो स्लोप तो आसानी था। कौन सा क्वेश्चन था ये? 177 हो गया। हाँ 178 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंथैल्पी मतलब कौन सबसे ज़्यादा क्या डेवलप करेगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस। जिस गैस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज़्यादा है, जिसके वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा, उसकी एडजॉर्प्शन टेंडेंसी भी ज़्यादा, तो उसका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा। तो बस सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन डेवलप करेगा? H2O। तो हो गया आंसर 179। सही है। कोई प्रॉब्लम? बोलो। ली चार्टियर की वजह से ही हम ये रीजन देखें। कॉन्सेप्ट तो वही है, सब घूम फिर के अकॉर्डिंग टू लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो तो होता ही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। कैसे भी कह लो, लिखता या नहीं लिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 180 आ गया है क्या? एवरेज रेट। अच्छा सीधे चेंज इन कंसोलेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसोलेशन कितना? 0.1। टाइम कितना? इतना ही था ना बस। तो उस टाइम को सेकंड में लेना था और तो कुछ था नहीं। 181 हो गया। रिलेशन लिख लिया होगा, क्या था? T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। तो लॉग A0/A को एक तरफ करना था, यही था ना। इक्वल टू KT अपॉन 2.303। ये तो y हो गया और ये क्या हो गया? x। तो y इक्वल टू mx मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही होगा ना कर्व। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो क्या हो गया? k अपॉन 2.303 यही है। और एक वैसे कौन सा पूछते हैं हमसे मेनली? लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, लॉग A वर्सेस टाइम। इसकी स्लोप देखना क्या आएगी? चेक करो। लॉग A वर्सेस टाइम। A मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ना, कंसंट्रेशन एट टाइम t। लॉग A वर्सेस टाइम। मतलब लॉग A एक तरफ होना चाहिए। हाँ ये सब निकालना आना चाहिए फटाफट। रटोगे ज़्यादा तो कंफ्यूज हो जाओगे कभी भी। -k अपॉन 2.303 और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नहीं है ना अब। हाँ तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो log A0 माइनस log A इक्वल टू KT अपॉन, तो log A इक्वल टू करोगे तो log A0 माइनस KT अपॉन, तो अभी हो गया ना y, और ये हो गया x, और ये हो गया कांस्टेंट। तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप कितनी हो गई? -k अपॉन 2.303। सही है।
तो ये तो कुछ ज़्यादा पूछा जाता ना ये वाला, तो लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम भी पूछता है जनरली। 182, 183, 1 कुछ भी लॉग है ना, लॉग की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो इंटरसेप्ट का साइन पूछेगा तो ऑल ऑफ दीज ही होगा। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ना हो तो पॉजिटिव कराना है। ये सोचते हुए पूछने वाला भी कोई तुम्हारे जैसा ही है, और कोई वजह नहीं उसकी। आंसर तो पॉजिटिव, नेगेटिव है, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। अब फिर भी एक चूज़ करना पड़े तो समझ जाना पूछने वाला भी ऐसा ही है, और नीट है, कोई ख़ास बात नहीं है। 184, ज़्यादा क्या ले रखा है हमने, AgNO3, तो मतलब एक्स्ट्रा कौन है, Ag+। तो Ag+ जाकर वहाँ क्या होगा, एडजॉर्ब। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किधर जाएंगे वो, कैथोड पे। अगर मैं Ki को ज़्यादा लेता तो I- एक्स्ट्रा होता, तो मैं कहता एडजॉर्ब कौन होगा, I- एडजॉर्ब होता तो हम कहते किधर जाते, एनोड पर। यही था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ना, दूसरा तो सही है। 85 रटना ही है, मैं क्या करूँगा उसमें। एग्जाम्पल रटे होंगे तो रीजन तो बता ही दोगे। पहला सही होना चाहिए था, दूसरा तो सही हो ही जाना था। 186 सेकंड सही है, सही है। क्या कह रहा है, ए को डबल किया तो रेट, मतलब ए का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब ऑर्डर 2। लेकिन आगे क्या लिखा है, कंसंट्रेशन बी की डबल करी तो हाफ लाइफ आ गया। तो दो बातें अलग अलग थी, पहले के लिए रेट था और दूसरे के लिए हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ चेंज किसके लिए नहीं होती है, अगर सेकंड में भी उसने लिखा होता कि डज नॉट अफेक्ट द रेट, तो हम कहते हैं कि ऑर्डर क्या हो गया, ज़ीरो। रेट अफेक्ट ना होना जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ अफेक्ट ना होना फर्स्ट ऑर्डर। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होना, इनिशियल कंसंट्रेशन होना फर्स्ट ऑर्डर, क्या कंसंट्रेशन होना फर्स्ट ऑर्डर। और हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होना जीरो ऑर्डर। दोनों में उल्टा उल्टा कहानी है। 87 ठीक है ना। जो ए होता है उसमें दो फैक्टर होते हैं, टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन फैक्टर। पी जो होता है वो क्या होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर। और जेड ए बी क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। 188 सेकेंड है, 10 ग्राम लिया 30 और 90 मिनट बाद, मतलब हाफ हाफ होता जा रहा है। हर 30 मिनट में आधा हुआ है, तो पहले 30 मिनट में आधा हुआ, फिर अगले 60 मिनट में 1/4 हुआ। मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। 189 कैलकुलेशन करनी थी, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रही होगी, कर लोगे। मतलब मैं तो करूँगा नहीं वैसे भी। तो log K2/K1 कुछ दिया है क्या, डबल्स, तो log 2 दे दिया इक्वल टू E/2.3 R कितना 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल में अगर कहोगे तो यही होगा। और 1/300 माइनस 1/310 log 2 कितना 0.3। सॉल्व तो तुम ही करोगे, मैं तो करूँगा नहीं। 190 ठीक है, 4 वाटर कोऑर्डिनेटेड होते हैं और 1 वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। 191 कितने लोग का थर्ड सही, बजेगी बैंड, बजेगी बैंड। इसलिए मैं ऑप्शन खुद नहीं बनाता हूँ। मैंने इसमें तुम्हारी पसंद के ऑप्शन डाले ही थे, जानबूझ के डाला था कि तुम्हारी पसंद के ऑप्शन। तो मैंने कहा एक बार तुम्हें दिखा दो दें। क्यों भाई, देखा ही नहीं ध्यान से। NiCO4 पीछे भी 2 जगह था, D10 है। तुम वही गाना गाते रहो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो इनर ऑर्बिटल और वीक लिगेंड तो आउटर ऑर्बिटल। गाओ गाओ, बिना कन्फिग्रेशन के कोई गाना नहीं चलता ना। तो D10 में इनर ऑर्बिटल होने का कोई सेंस था ही नहीं।
सेकेंड वाला भी D10 था। कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। +1 है, कॉपर +1 है, मतलब सेकेंड वाला भी क्या था, D10 था, मतलब क्या था, sp3। फर्स्ट सेकेंड चेक करते ही आ जाता है आंसर। लेकिन नहीं, तुम्हें तो फील करना है डायरेक्ट, कन्फिग्रेशन क्यों निकालोगे, क्योंकि उसको निकालने के लिए तो मास्टर ने कहा है, और मास्टर जो कहे वो कैसे मान लें, इतना वीक मास्टर है। मास्टर के हिसाब से चले तब तो बहुत टाइम लगेगा। हम डायरेक्ट फील करेंगे तो आंसर जल्दी जल्दी निकालेंगे। मास्टर की बात क्यों मानोगे, मास्टर तो तुम्हें लंबा तरीका बताता है, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे लिए तो 3 घंटा, मैंने पहले भी कहा था, ज़्यादा 1.5 घंटे में होना चाहिए तुम्हारा पेपर था। अरे तुम्हें चेक करना ही नहीं है, तुम्हें तो फील करना है, आंसर टिक करना है, फील करना है, आंसर टिक करना है, तो तुम्हें 3 घंटा पता नहीं देते ही क्यों है, बिना वजह तुम वहाँ पे बोर हो जाते हो कि बैठे बैठे। 192 हो गया, 193 सही है, 193 में सेकंड होगा। 2 आयनाइजेबल क्लोरीन है, मतलब 2 बाहर है और 1 अंदर है, ठीक है, 2 बाहर है और 1 अंदर है। लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 होगी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3। तो 3 प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 Cl-, और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन जो अंदर है। इसका मतलब 1 क्लोरीन उसकी प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी भी, और 3 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी कर रहे हैं, वो भी सही है। लेकिन इसने ओनली लिख दिया था तो गलती है। 94 आसान है, ठीक है। थर्ड वाले में सिस लिखा होता तो हो जाता ना, A B2C2 हो जाता ना ये, तो थर्ड वाले में अगर सिस लिखा होता तो हो जाता। 195 सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पे ध्यान दे लेना, 195 के समझ में आ रहा है। हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट तुम्हें याद करने के लिए दिया है वो, कहीं खाली आंसर देख के ही खुश हो जाओ। जो नहीं पता है वो याद भी हो जाना चाहिए। डिक्रीजेज द सरफेस एनर्जी, एडजॉर्प्शन होता जाता है तो सरफेस पे फ्री वैलेंसीज या फ्री फोर्सेस कम हो जाते हैं, तो एनर्जी सरफेस क्या हो जाती है, कम, अट्रैक्शन डेवलप होता जाता है। तो याद करना है स्टेटमेंट, NCERT सब। और 196 फोर्थ ना, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गए। 197 तो आसान है, सेकेंड ना। PPT डालते हैं, उसको ब्रेक करते हैं किसमें, कोलाइडल रेंज में। तो ब्रेकिंग वाला मेथड है ना वो डिसइंटीग्रेशन मेथड। कंडेंसेशन वाले मेथड कौन से कहते हैं, या तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट था एक, और बाकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जब सॉल्व बनाते हो तो वो सब कंडेंसेशन मेथड्स होते हैं, वहाँ एग्रीगेट्स बनते हैं। यहाँ तुम एग्रीगेट को क्या कर रहे हो, ब्रेक, तोड़ के कोलाइडल रेंज। भाई कोलाइडल रेंज एक बीच की रेंज है, PPT को ब्रेक कर रहे हो, बड़े बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करके कोलाइडल रेंज में ला सकते हो, या छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के भी कोलाइडल रेंज में जा सकते हो। इसलिए दो तरह के मेथड्स थे वहाँ पे, डिसइंटीग्रेशन मेथड्स और कंडेंसेशन मेथड्स। तो केमिकल रिएक्शन वाले जो भी मेथड्स है, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख दूँ और कह दूँ उसमें प्रोडक्ट का कोई सॉल्व बना लिया मैंने, मतलब पक्का क्या है वो, कंडेंसेशन मेथड, एग्रीगेशन मेथड है वो। क्योंकि रिएक्शन में तो एक एक करके ही पार्टिकल बनते हैं, फिर वो जुड़ के किस रेंज में आ सकते हैं, कोलाइडल रेंज में। 198 ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 99 सही है। मॉडरेटर मतलब जो डायरेक्ट क्या करें, खुद नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, और वो क्या होते हैं, पॉइजन। पॉइजन कहते हो ना, पॉइजनस कैटलिस्ट मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम करे वो पॉइजन होता है, मॉडरेटर नहीं। मॉडरेटर मतलब जो खुद नेगेटिव कैटलिस्ट ही है। मॉडरेटर मतलब ये तो नहीं ना जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम करे, उसे मॉडरेटर थोड़ी कहते हैं। मॉडरेटर मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन खुद ही क्या करे, कम, और वो कहते हैं पॉइजन। प्रमोटर होता है, उसका मतलब होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए। पॉइजन मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करे। 200 कितने लोगों को सही था, तो बाकी लोग नहीं पढ़े NCERT। अच्छा करा नहीं, लेकिन आता ना चाहिए था ना, तो वहाँ कोई गारंटी नहीं है ना कि चूज मिलेगा। वो तो मैंने यहाँ दे दिया तुमको चॉइस में, और दिखाने के लिए कि NCERT तुमसे कहा था मैंने, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेना। हाँ तो पढ़ लेना, क्वेश्चन आते हैं उसमें से। हाँ
तो नहीं पढ़ो तो मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो इसलिए दिखा दिया तुमको, वहीं से लिए मैंने दोनों लाइन। हो गया, चलो मजे करो।